Hey guys, welcome back to my channel Formal Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start our new video on theory of drawing from the chapter drawing. For my previous videos on the chapter drawing, you can check the link in the description box, so you can click on the I button also. Now let's talk about the theory of drying. So in a wet solid mass, water may be present as bound water or unbound water. तो जब भी अपन वेट सॉलिड मास की बात करते हैं तो वाटर दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है, बाउंड वाटर भी हो सकता है और अनबाउंड वाटर भी हो सकता है. तो अब आते हैं देखते हैं कि बाउंड वाटर क्या होता है और अनबाउंड वाटर क्या होता है. तो बेसिकली जो बाउंड वाटर होता है इट इज़ द मिनिमम वाटर और यू कैन से दैट द मिनिमम मोशन हेल्ड बाय द मटीरियल that exert an equilibrium vapor pressure less than the pure water at the same temperature. तो जब आप सेम टेम्परेचर पे प्योर वाटर को रखते हो तो जो वेपर प्रेशर वो प्रोड्यूस करता है, तो उस वेपर प्रेशर से जो बाउंड वाटर रहता है उसका जो वेपर प्रेशर रहता है वो लेस रहता है. और जो सब्सटेंस रहते हैं बेसिकली देखा जाए जिनके पास में बाउंड मॉइस्चर रहता है उनको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस भी बोलते हैं. अब जो अनबाउंड वाटर रहता है तो अनबाउंड वाटर बेसिकली होता क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय द मटेरियल दैट एक्सर्ट एंड इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विच इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर. तो प्योर वाटर इसमें जितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है सेम टेम्परेचर पे उतना ही ये अनबाउंड वाटर भी सेम आपका एक्सर्ट करेगा वेपर प्रेशर. तो ड्यूरिंग ड्राइंग प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो ड्राइंग प्रोसेस में जो वाटर रहता है वो इजीली लॉस्ट होता है बट द रिजल्टिंग सॉलिड इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल. सो इसको अपन दिस इज ऑल्सो नोन एज द एयर ड्राई मेथड. सो easily removable water is the unbound water and defined as the environmental condition, or after removal of water completely the material is said to be bone dry. तो जो अनबाउंड वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट में आपका वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है सॉलिड की. सो ये एक तरीके से नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल रहता है, तो इसमें जितना भी लिक्विड रहता है वो अनबाउंड वाटर के फॉर्म में रहता है. तो अब अगर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की बात की जाए तो जो अनबाउंड मॉइस्चर रहता है इज़ द लिक्विड इन एक्सेस of the equilibrium moisture content and corresponding to the saturation humidity. तो substance containing bound water are often called as the hygroscopic substance. तो जो आपके देखा जाता है कि जो बाउंड सब्सटेंस रहते हैं या बाउंड वाटर रहता है वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है. तो अब क्या होता है कि जो मेजरमेंट होता है मॉइस्चर कंटेंट का कि हाउ यू विल कैलकुलेट द परसेंट मॉइस्चर कंटेंट. सो परसेंट मॉइस्चर कंटेंट इक्वल्स टू द वेट ऑफ द ड्राई सैंपल. तो ड्राई सैंपल का कितना वेट है डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ द वाटर इन द सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100. तो बाय दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट द परसेंट मॉइस्चर कंटेंट. नाउ जो ये डायग्राम दे रखा है इसमें आपको और भी इजीली पता चलेगा कि जो बाउंड वाटर होता है अनबाउंड वाटर होता है तो वो क्या होता है. तो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में क्या होता है बेसिकली वाटर जो रहता है वो इनसाइड जाता है. फॉर एग्जांपल के लिए आपके मटेरियल है, सब्सटेंस है, तो ये जो सब्सटेंस है इसके अंदर अगर वाटर जाता है तो दैट इज़ द हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल. तो ये फाइन कैपिलरीज हो सकते हैं सेल एंड फाइबर वॉल में या फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू हो सकता है. तो इनमें बाउंड वाटर प्रेजेंट होता है. तो कंडीशंस क्या होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर जो रहता है वेट सॉलिड का वो लेस रहता है देन दैट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर. और अब अगर अनबाउंड वाटर की बात करते हैं तो बेसिकली नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है और ये वॉइड्स में प्रेजेंट होता है. जैसे ये दो पार्टिकल्स है तो इनके बीच की जो स्पेस है इसमें प्रेजेंट होता है जो आपका अनबाउंड वाटर रहता है. तो अब इसकी क्या कंडीशन होती है कि जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होता है वेट सॉलिड का वो इक्वल्स टू होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट द सेम टेम्परेचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस. तो बेसिकली जब ड्राइंग होती है तो दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है. एक होता है आपका हीट ट्रांसफ़र, दूसरा होता है आपका मास ट्रांसफ़र.
तो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र कब होता है, तो जब भी आप किसी भी सॉलिड मीडियम को हीट करवाते हो तो एक्सेप्ट इन डाई इलेक्ट्रिक और हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक ड्राइंग वेयर हीट इज जनरेटेड विद इन द सॉलिड एंड फ्लोज टू एक्सटीरियर सरफेस। तो सबसे पहले क्या होता है, सिंपल सी बात है, जब आप किसी भी मटेरियल को एक कंटेनर में रखते हो और हीट करवाते हो तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि हीट ट्रांसफ़र होगी। जब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन या थर्मल रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इवोपरेशन भी नहीं होगा। इवोपरेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ड्राइंग भी टेक प्लेस नहीं करेगी। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप होती है दैट इज़ ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। तो जो भी आपका हीटिंग मटेरियल रहता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ड्राई करवाने के लिए, तो सबसे पहले जो रहेगी हीट ट्रांसफ़र होगी किसमें, जिस सब्सटेंस को आपको हीट करवाना है उसमें ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद में उस सब्सटेंस का मास ट्रांसफ़र होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आती है दैट इज़ ऑफ मास ट्रांसफ़र। तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर to the surface of the solid and its subsequently evaporation from the surface। तो मास ट्रांसफर कैसे होगा, जैसे उस कंपाउंड को क्या मिलेगा, आपका हीट मिलेगी, तो हीट मिलने की वजह से क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर कंटेंट उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, इवापोरेट होने लग जाएगा। तो इवापोरेट हुआ है मतलब कि वो किस में, वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर में कन्वर्ट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो आपका जो मास है उस कंपाउंड का मास जो रहेगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो द ट्रांसफर ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सराउंडिंग इज अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर फ्लो रेट, प्रेशर एंड द इवापोरेटिंग सरफेस एक्सपोज्ड। तो जो आपका वेपर ट्रांसफ़र होता है वो डिपेंड करता है किस पे, आप टेम्परेचर कितना प्रोवाइड कर रहे हो, ह्यूमिडिटी कंडीशंस कैसी है एटमॉस्फेयर की। अगर ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो ट्रांसफ़र होना रहेगा वो स्लो हो जाएगा, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा तो फास्ट होगा। फिर एयर फ्लो रेट कैसी है, उसके बाद में प्रेशर कैसा एग्जर्ट हो रहा है, फिर एक्सपोज सरफेस कितनी है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उतना ही ज़्यादा आपका ड्राइंग टेक प्लेस करेगी, और सरफेस एरिया कम होगा तो ड्राइंग जो रहेगी वो कम टेक प्लेस करेगी। अब इसमें क्या रहता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस रहती है जिसके थ्रू आपका जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट होता है। दैट इज़ डिफरेंट थ्योरीज भी आप बोल सकते हो। तो कैसे आपका मॉइस्चर का मूवमेंट होता है, तो एक होता है डिफ्यूजन थ्योरी। तो डिफ्यूजन थ्योरी, फर्स्ट इज़ द डिफ्यूजन थ्योरी। तो डिफ्यूजन थ्योरी में क्या होता है कि ये एक तरीके से कैपिलरी और ग्रेविटेशनल या फिर फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा आपके स्मॉल होते हैं। तो डिफ्यूजन थ्योरी में क्या होगा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मॉइस्चर ग्रेडियंट के। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉइस्चर मूवमेंट कैसा होना चाहिए कि वाटर जो रहेगा सबसे पहले डिफ्यूज़ करेगा थ्रू द सॉलिड टू द सरफेस और सब्सटिक्वेंटली इवोपरेट हो जाएगा सराउंडिंग्स में। और जो इवोपरेशन होगा वाटर का, इट विल अकर एट द इंटरमीडिएट जोन एंड मच बिलो द सॉलिड सरफेस। सो जो भी वेपर डिफ्यूज़ होगी थ्रू द सॉलिड इनटू द एयर, इसके बाद ही मतलब कि आपकी जो वेपर रहेगी वो डिफ्यूज़ होगी थ्रू द सॉलिड इनटू द एयर। अब जो डिफ्यूजिविटी रहती है उसकी लिमिटेशंस भी होती है कि डिफ्यूजिविटी से क्या होगा कि आपका जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और जो टेम्परेचर रहता है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, वाइल जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है दैट इज़ ऑफ कैपिलरी थ्योरी। तो कैपिलरी थ्योरी जो रहता है वो एक तरीके से जितने भी पोरस ग्रैन्युलर सॉलिड्स रहते हैं या पोरस मटेरियल रहते हैं तो उसमें ये कैपिलरी थ्योरी जो रहती है वो वर्क करती है। सो बेसिकली जो पोरस मटेरियल रहते हैं उसमें क्या रहता है, इंटरकनेक्टेड पोर्स रहते हैं और आप उनको चैनल्स भी बोल सकते हो विच आर नॉट सर्कुलर और स्ट्रेट, वो कैसे भी हो सकते हैं। सो सरफेस पे क्या होता है, एक तरीके से क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कैपिलरीज फॉर्म वेरियस साइजेस ऑफ द पोर्स। तो वो डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है, तो डिफरेंट पोर साइज हो सकता है। तो जैसे ड्राइंग स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि मिनिस्कस फॉर्म्ड होता है इन द कैपिलरी एंड उसके बाद में क्या करेगा, वो एक तरीके से फोर्स को एक्सर्ट करेगा। कैसे, ये आपके सपोज करो ये ऐसे पोर्स बन चुके हैं, यहाँ पर आपका मटेरियल है, पोर्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करेगा, जब जैसे आपका मटेरियल है तो एक तरीके से मिनिस्कस को क्रिएट करता है।
एग्जर्ट करता है। तो वो क्या करेगा, तो इस वजह से क्या रहता है कि जो ड्राइविंग फोर्स रहता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द पोर्स टुवर्ड्स द सरफेस, सो एक तरीके से द कर्वेचर ऑफ द मेनिस्कस इज डिपेंड ऑन द पोर डायमीटर एंड डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कैपिलरी फोर्सेस। सो द कैपिलरी फोर्स इज ग्रेटर इन स्मॉल पोर्स। तो वैसे बात है कि जितने स्मॉल पोर्स रहेंगे उसमें जो कैपिलरी फोर्स रहेगा वो ज़्यादा ग्रेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू द लार्जर कैपिलरी। सो जो कैपिलरी फोर्स रहता है वो ग्रेटर रहता है इन द स्मॉल पोर्स एज कम्पेयर टू द लार्ज पोर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था। सो देयरफॉर स्मॉल पोर्स पुल मोर वाटर फ्रॉम द लार्जर पोर्स एंड दस लार्जर पोर्स गेट एम्प्टीड फर्स्ट। तो क्या होगा कि सबसे पहले जो एम्प्टी होंगे वो क्या होंगे, आपके लार्जर पोर्स होंगे, और जो स्मॉल पोर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को ज़्यादा पुल करते हैं। सो जो एयर रहेगी वो इंटर करेगी एम्प्टी पोर्स के अंदर, और जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा इज़ रिलेटिवली हायर नियर द सरफेस। तो कैपिलरी थ्योरी जो रहता है इट होल्ड्स गुड ओनली फॉर द फ्री वाटर इन द बेड। तो बेड में अगर आपका फ्री वाटर प्रेजेंट है तब ये एक तरीके से बहुत ही बेस्ट मेथड रहती है। सो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द लिक्विड टेक प्लेस इन द ग्रैन्यूल्स एज वेल एज इन द स्पेस बिटवीन द ग्रैन्यूल्स। वॉइड्स में अगर कुछ आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है तो एज द जैसे कि पोर डायमीटर जो रहता है वो कंसिडरेबली स्मॉलर रहता है आपके ग्रैन्यूल्स के इनसाइड देन दैट ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स। तो जो भी लिक्विड सराउंडेड रहता है ग्रैन्यूल्स के वो इनिशियली रिमूव हो जाता है, और उसके बाद में पोर्स के इनसाइड जो आपका रहता है मॉइस्चर वो वेपोराइज होता है। सो डिफ्यूजन थ्योरी जो रहती है बेसिकली आपके हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए रहती है, और जो कैपिलरी थ्योरी है वो आपकी बोल सकते हो कि हाइग्रोस्कोपिक, और एक तरीके से बोला जाए तो जो अनबाउंड मॉइस्चर कंटेंट जिसमें प्रेजेंट होता है नॉन हाइग्रोस्कोपिक दोनों के लिए होती है। फिर नेक्स्ट जो थ्योरी आती है दैट इज़ योर प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी। सो प्रेशर ग्रेडियंट थ्योरी जो रहती है ये एप्लीकेबल होती है फॉर द ड्राइंग ऑफ द स्लो सॉलिड बाय द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। जब भी आप एक्सटर्नल हीटिंग प्रोवाइड करते हो तो प्रेशर ग्रेडियंट जनरेट होता है। तो रेडिएशन इज अ सोर्स फॉर जनरेटिंग द इंटरनल हीट। So whenever the radiation interact with the polarized molecule and the ion of the material, तो this field basically align the molecules in order which are otherwise randomly oriented. So when the field is reversed, the molecule return to the original orientation. So basically in this process it gives up random kinetic energy to the inside surface of the solid itself. So therefore liquid inside the solid is vaporized, and as a result vapor pressure gradient is developed, which is the driving force for the movement of vapor to the surface. So this type of drying mechanism is applicable to the radiation drying, provide such rays penetrate deep inside the solid mass. तो बेसिकली जो भी रेडिएशंस है तो रेडिएशंस की हेल्प से आपका इसमें ड्राइंग होती है। तो जब भी रेडिएशंस को आप यूज़ करते हो तो क्या होता है कि वो आपके जितने भी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस के फॉर्म में जो भी मटेरियल है उनके साथ में इंटरेक्ट करता है, और जब भी रेडिएशंस आती है तो उनके अलाइन आपका मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो ऑर्डर में प्लेस्ड हो जाते हैं, और उसके बाद में जब भी फील्ड अगर आप रिवर्स करते हो तो मॉलिक्यूल्स वापस से उनके ओरिजिनल पोजीशंस पे आ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है, और काइनेटिक एनर्जी जनरेट होने की वजह से जो भी लिक्विड होता है इनसाइड द मॉलिक्यूल तो वो वेपोराइज हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है जिसकी वजह से आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ ड्राइंग प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप्स। सो फर्स्ट अपन बात करते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट होता क्या है बेसिकली, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड विच एक्सर्ट अ वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इट। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो वेपर प्रेशर वाटर एक्सर्ट करता है वो इक्वल टू होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द EMC।
ठीक है, तो EMC इन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन ऑफ द सॉलिड में ऑब्जर्व और लॉस द मॉइस्चर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ अ वेट मास इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, देन इट इज कॉल्ड एज EMC, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। इसमें दो कंडीशंस आती है, एक होता है डिसॉर्प्शन और एक होता है सॉर्प्शन। तो बेसिकली जो डिसॉर्प्शन होता है, इसमें क्या होता है, जब भी आप एयर को कंटिन्यूसली पास करवाते हो सॉलिड मटेरियल पे कंटेनिंग द मॉइस्चर मोर देन EMC, तो EMC डिसॉर्प्शन कंडीशन कब होती है, जब आपका मॉइस्चर जो रहता है सॉलिड में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू EMC। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉलिड रहेगा वो क्या करेगा, आपका वाटर को लॉस करेगा जब तक कि वो EMC तक रीच ना हो जाए, मतलब कि ये वाला जो सॉलिड में मॉइस्चर कंटेंट है वो इक्वल्स टू EMC ना हो जाए, तब तक यहाँ का जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में मूव करता रहेगा आपके। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सॉर्प्शन। तो जब भी एयर कंटिन्यूसली पास करते हैं ओवर द सॉलिड कंटेनिंग द मॉइस्चर, तो इसमें क्या होता है कि मॉइस्चर जो रहता है वो लेस रहता है सॉलिड में एज़ कम्पेयर टू द EMC। तो अब क्या होगा कि सॉलिड जो रहेगा वो क्या करेगा, आपका जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो क्या होगा कि जो जब तक कब तक एब्जॉर्ब करेगा, जब तक ये मॉइस्चर कंटेंट जो है सॉलिड में और इसका जो EMC है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता, तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सॉर्प्शन। अब EMC को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो पहले अपन देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द EMC। तो नेचर ऑफ द मटेरियल अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मटेरियल कैसा है, तो वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो जितने भी नॉन पोरस इंसॉल्युबल सॉलिड्स रहते हैं उनकी जो EMC रहती है वो प्रैक्टिकली ज़ीरो रहती है, जैसे कि आपका टाल्क हो गया या जिंक ऑक्साइड हो गया। फिर फाइब्रस और कोलाइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं उनकी EMC वैल्यू जो रहती है वो हायर रहती है या वेरी भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो कॉटन फैब्रिक जो रहते हैं बेसिकली हैज़ अ हाई EMC जो कि 10 to 15% होती है अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और अगर पोरस सॉलिड की बात की जाए तो जो उनकी EMC वैल्यू रहती है आर मच हायर एंड वेरिएबल। सो जो वाटर रहता है मे बी हेल्ड इन फाइन कैपिलरीज दैट हैज़ नो access to the surface, so the dissolved solid may reduces the vapor pressure and water may be molecularly bound. अब नेक्स्ट जो फैक्टर रहता है दैट इज़ द नेचर ऑफ द एयर। तो फॉर एयर ऑफ ज़ीरो ह्यूमिडिटी तो EMC ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो ज़ीरो, और एज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेज तो द EMC ऑफ द सॉलिड इज डिक्रीजेज। अब हाउ यू विल मेज़र द EMC, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द सॉलिड सैंपल और उसको सीरीज ऑफ क्लोज चैम्बर में आपको प्लेस करना है सच एज डेसिकेटर्स। और हर एक चैम्बर में क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है विच मेंटेन एट फिक्स्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द इनक्लोज एयर स्पेस। फिर सॉलिड सैंपल को आप एक्सपोज करो टू सेवरल ह्यूमिडिटी कंडीशंस। तो एक्सपोजर जो रहता है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि मटेरियल एक कांस्टेंट वेट जो रहता है वो अटेंड ना कर ले। तो जो डिफरेंस आता है फाइनल और इनिशियल वेट में, तो आपको देता है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर मटेरियल में या सैंपल में। अब आती है नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो बेसिकली जो फ्री मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ फ्री टू इवोपरेट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस जो फ्रीली इवोपरेट हो जाए तो उसको उस अमाउंट ऑफ वाटर को बोलते हैं फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो फ्री मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज़ टोटल मॉइस्चर कंटेंट, उस पर्टिकुलर सैंपल में टोटल मॉइस्चर कंटेंट कितना है माइनस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या बताया था मैंने, क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर रहता है आपका सैंपल का इज इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट इज कॉल्ड एज EMC। तो जो टोटल मॉइस्चर कंटेंट कितना है और जब EMC रीच हो जाता है मटेरियल तब उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको अगर माइनस कर लोगे तो फ्री मॉइस्चर कंटेंट निकल जाएगा। अब कुछ टर्म्स आती है दैट इज़ द परसेंट लॉस ऑन ड्राइंग एंड परसेंट मॉइस्चर कंटेंट। तो परसेंट लॉस ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए
आपको फॉर्मूला लगाना होगा, दैट इज़ मास ऑफ द वाटर इन द सैम्पल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द वेट सैम्पल मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जो परसेंट मॉइस्चर कंटेंट रहेगा उसको आप निकाल सकते हो, मास ऑफ द वाटर इन द सैम्पल एंड मास ऑफ द ड्राई सैम्पल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूला से आप परसेंट लॉस ऑन ड्राइंग एंड परसेंट मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हो। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.